हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 11 जो टॉपिक हैं रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पेपर फर्स्ट का वो अपन देखने वाले हैं। ऐसे टॉपिक्स हैं ये जिसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो वो आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट है, वो रहा ये परीक्षा। ठीक है, परीक्षा में से भी 10वीं परीक्षा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो क्या बोला गया है, आचार्य चरक ने रोगी के बल प्रमाण की परीक्षा करने के लिए 10वीं परीक्षा का वर्णन किए हैं। ठीक है, तो आचार्य जो चरक है उन्होंने रोगी के बल व प्रमाण की परीक्षा करने के लिए 10वीं परीक्षा का जो वर्णन है वो किए हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है आपका प्रकृति परीक्षा। तो प्रकृति परीक्षा में बोला गया है शुक्र और शोणित के संयोग एवं उसमें जीवात्मा के प्रवेश होने पर भ्रूण के शरीर में वात आदि दोषों में से एक अथवा दो या किसी अन्य दोष का न्यूनतम या न्यून अधिक होने से हो जाना प्रकृति कहलाता है। ठीक है, तो 10वीं परीक्षा के अंतर्गत सबसे पहले तो ये चीज याद रखना 10 आते हैं। 10वीं परीक्षा मतलब 10 परीक्षाओं को रखा गया, प्रकृति विकृति सार सहनन सातम्य। ठीक है, ऐसा करके आपके टोटल जो है 10 परीक्षाओं को रखा गया। जैसे प्रकृति हो गया, फिर विकृति हो गया, फिर सार हो गया, सहनन हो गया, इसके बाद में प्रमाण होगा, सातम्य हो गया। ठीक है, इसके नीचे में आपका क्या आएगा, सत्व आ जाएगा, आहार शक्ति हो गया, इसके बाद में व्यायाम शक्ति हो गया, वय शक्ति हो गया। ठीक है, सॉरी वय परीक्षा हो गया। तो ये 10 हैं टोटल। इस प्रकार से आप देखोगे ना, यहाँ पर आपका सत्व हो गया, आहार शक्ति 8वां हो गया, फिर उसके बाद में 9वां आपका कौन सा हो गया, व्यायाम शक्ति हो गया, और आपका 10वां क्या हो जाएगा, तो 10वां आपका हो जाएगा वय परीक्षा। तो टोटल 10 परीक्षाएं ये आती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है 10 परीक्षाएं कौन सी आती हैं इसके अंतर्गत। पहले तो इनके नाम को ही याद रखना। फिर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे क्या है आपका प्रकृति परीक्षा। तो प्रकृति परीक्षा में बोला गया है कि कोई भी किसी का नेचर, जैसा अभी आपका प्रकृति परीक्षण चल रहा था, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि शुक्र और शोणित के संयोग एवं उसमें जीवात्मा के प्रवेश पर भ्रूण के शरीर में वात आदि दोष में से एक या फिर दो या फिर अधिक जो दोष है उसकी न्यूनता या अधिकता हो जाना ही प्रकृति कहलाता है। इसी को ही मनोदैहिक प्रकृति भी कहते हैं। ये प्रकृतियां निम्न बताई गई हैं। जैसे कि आपका सबसे पहला होता है देह प्रकृति। तो देह प्रकृति के अंतर्गत वातज आता है, वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति, वात पित्तज प्रकृति, वात कफज प्रकृति, पित्त कफज प्रकृति और समदोषज प्रकृति। ये आपके प्रकृति के अंतर्गत आता है। तो वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति, वात पित्तज प्रकृति, वात कफज प्रकृति, पित्त कफज प्रकृति और समदोषज प्रकृति। सुश्रुतोक्त देह प्रकृति के विषय में बात करते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार जो देह प्रकृति है उसके विषय में बताया गया है। ये क्या क्या है आपके, पार्थिव प्रकृति है, आग्नेय प्रकृति है, आप्य प्रकृति है, वायु प्रकृति और नाभस प्रकृति है। तो सुश्रुत के अनुसार देह प्रकृति में पार्थिव प्रकृति, आग्नेय प्रकृति, आप्य प्रकृति, वायु प्रकृति और नाभस प्रकृति आते हैं। इसी प्रकार मानस प्रकृति के अंतर्गत क्या आता है, तो मानस प्रकृति के अंतर्गत आपके सात्विक प्रकृति आते हैं, तामसिक प्रकृति आता है और राजस प्रकृति आता है। तो मानस प्रकृति में सात्विक प्रकृति, तामस प्रकृति और राजस प्रकृति को रखा गया है। तथा गुण दोष के आधार पर प्रकृतियों का जो विभाजन है वो यहाँ पे किया गया है। तो गुण और दोष के आधार पर जो प्रकृति है उसका विभाजन किया गया है। जैसे कि समदोष है, समदोष प्रकृति जो होता है जिसमें तीनों दोष समान होते हैं उसे उस प्रकृति को श्रेष्ठ बताया गया है। श्लेष्म प्रकृति जो होता है उसे उत्तम बताया गया है। पित्त प्रकृति जो होता है उसे मध्यम बताया गया है और वात प्रकृति जो होता है उसे हीन बताया गया है। तथा द्विदोषज, दो दोषों वाला जो प्रकृति होते हैं उसे आपका क्या बताया गया है, निंदनीय बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि समदोषज सर्वश्रेष्ठ है, श्लेष्म प्रकृति उत्तम है, पित्तज प्रकृति मध्यम है, वातज को हीन बताया गया है और द्वंद्वज प्रकृति को आपका द्विदोषज वाला जो होता है उसे निंदनीय बताया गया है। प्रकृति निर्धारण करना साध्य व असाध्यता तथा औषध निर्माण, पथ्य व अपथ्य निर्धारण व अरिष्ट ज्ञान में उपयोगी होता है। तो प्रकृति का जो निर्धारण होता है वो क्या है, साध्य असाध्यता, औषध के निर्माण, पथ्य व अपथ्य निर्धारण व अरिष्ट ज्ञान में उपयोगी होते हैं। फिर यहाँ पे आपका बताया गया है विकृति की परीक्षा। तो विकृति की परीक्षा में यहाँ पे आपका बोला गया है विकृति का अर्थ है विकार। ठीक है, तो विकृति का अर्थ क्या होता है, विकार। विकार की जो परीक्षा है उसके कारण, कारणभूत हेतु, दोष, दुष्य तथा विकारोत्पादक प्रकृति, देश, काल, बल और लक्षणों से करनी चाहिए। तो क्या बोला गया है, विकृति की परीक्षा जो है, विकृति का अर्थ होता है विकार, और विकार की जो परीक्षा है उनके कारणभूत हेतु, दोष, दुष्य, विकारोत्पादक जो प्रकृति है, देश, काल, बल, लक्षणों से करनी चाहिए।
फिर सार परीक्षा के विषय में बताया गया है, तो सार परीक्षा में बोला गया है रस आदि धातुओं के विरुद्ध रूप को सार कहते हैं। ठीक है, तो सार जो है आपका नेक्स्ट है आपका विकृति परीक्षा हो गया, प्रकृति विकृति हो गया। विकृति किसको बोले ये समझ में आ गया। ठीक है, विकार विकृति। सार किसको बोलते हैं, तो रस आदि जो धातु हैं वो विशुद्ध रूप से सार कहलाते हैं। सार जो है वो सार परीक्षा आतुर बल प्रमाण वय जानने के लिए की जाती है। तो सार की जो परीक्षा है वो आतुर बल का प्रमाण तथा वय को जानने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद के अंतर्गत 8 प्रकार के निम्न सार वर्णित हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद के अनुसार जो है 8 प्रकार के जो सार हैं वो बताए गए हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़े भी होंगे फर्स्ट ईयर में। कौन से हैं, त्वक सार हो गया, रक्त सार हो गया, मांस सार हो गया, मेद सार हो गया, अस्थि सार हो गया, मज्जा सार हो गया, शुक्र सार हो गया और सत्व सार हो गया। ठीक है, तो ये जो सार है ना ये इसका पासवर्ड रहेगा। सार ही जैसा हिंदी में लिखा वैसे टाइप करो, ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है जो सार है उसको। फिर बात करते हैं सहनन परीक्षा। तो सहनन परीक्षा किसको बोला गया है, तो सहनन से तात्पर्य है संघात अथवा संयोजन। ठीक है, संघात मतलब जुड़ जाना या संयोजन। ठीक है, तो सहनन परीक्षा में मनुष्य शरीर के संगठन का ज्ञान होता है। ठीक है, मतलब उसका बॉडी बिल्ड कैसे है उसका जो ज्ञान है वो सहनन परीक्षा के द्वारा होते हैं। जिस शरीर में अस्थियां उचित प्रमाण में होती हैं, यानी कि जितना अमाउंट में रहना चाहिए, जितनी मात्रा में रहनी चाहिए, जितना उसका ऑसिफिकेशन सेंटर रहना चाहिए, ग्रोथ उसमें होना चाहिए, उतना मात्रा में हुआ है प्रॉपर, समुचित रूप से अलग अलग हुई है। ठीक है, प्रॉपर संधियां जो है, बंधन जो है वो मजबूत है इसके। ठीक है, तो संधि बंधन जो है वो मजबूत है तथा रक्त जहां जितना चाहिए वह वहां उतना है, ऐसा जो शरीर होता है वो सुसंगठित कहलाता है। ठीक है, तो जहां जितना रक्त चाहिए वहां उतना रक्त होता है, तो ऐसा जो शरीर है वो क्या है, सुसंगठित शरीर कहलाता है। ये यहाँ पे बताया गया है। सुसहेज जो शरीर होता है वो क्या होता है, तो सुसहेज जो शरीर होता है वो बलवान पुरुष का होता है। तो सुसहेज शरीर जो है बलवान पुरुष का होता है, जबकि असहेज जो शरीर होता है वो अल्प बल वाले पुरुष का होता है। इसी प्रकार मध्यम सहेज जो शरीर होता है वो मध्यम सार वाले जो पुरुष हैं या मध्यम बल वाले पुरुष है सॉरी उसके होता है। ठीक है, ये सार परीक्षा हो गया, सॉरी सहनन परीक्षा हो गया। फिर बात करते हैं प्रमाण परीक्षा। प्रमाण यानी कि क्या होते हैं, तो प्रमाण परीक्षा से तात्पर्य आतुर के शरीर अवयवों का मान है। ठीक है, तो आतुर के शरीर अवयवों का मान है। आयुर्वेद में शरीर के अंग प्रत्यंगों का प्रमाण अंगुली प्रमाण में बताया गया है। ठीक है, सहनन में अपन क्या है, टोटल जो बॉडी बिल्ड है वो देख रहे थे। प्रमाण में अपन कितना अमाउंट में क्या रहना चाहिए वो अपन देख रहे हैं। जैसे आपका उंगली प्रमाण आपने देखे हैं। ठीक है, इतना उंगल जगह का प्रमाण रहना चाहिए, इतना अंगुल ऐसा करके बोला गया है, तो वही चीज बोला गया है, तो वो प्रमाण है। सम प्रमाण व्यक्ति बलवान, इसके अलावा पूर्ण आयु, ओज, ऐश्वर्य युक्त रहते हैं। विषम प्रमाण होने पर बल, आयु, ओज, ऐश्वर्य में हानि या मध्यम हो जाता है। ठीक है, तो विषम प्रमाण होने पर क्या है, बल, आयु, ओज, ऐश्वर्य इनमें हानि हो जाती है, वो मध्यमता आ जाती है। फिर बात करते हैं सातम्य की परीक्षा। तो सातम्य की परीक्षा में क्या बोला गया है, तो सातम्य परीक्षा में बोला गया है जो औषध अन्न आहार विहार एवं देश निरंतर सेवन से अनुकूल एवं सुखकर हो जाते हैं उसे सातम्य कहते हैं। तो जो औषध अन्न आहार विहार देश निरंतर सेवन करने से, सातम्य किसको बोलते हैं, जो आपके बॉडी के लिए क्या होता है, सातम्य हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ठीक है, उनके लिए वो नॉनवेज सातम्य हो गया है। लेकिन जो वेजिटेरियन हो उनको अगर नॉनवेज दे दिया जाए और उनको खिलाया जाए तो उनके लिए वो बॉडी के लिए सातम्य नहीं है, उन लोगों को उल्टी दस्त होना शुरू हो जाएगा अगर गलती से उन्होंने नॉनवेज खा लिया तो। ठीक है, इसी प्रकार आपने विष कन्या वगैरह पढ़ा है अदक तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, ये पुराने जमाने में राजा को मारने के लिए क्या है विष कन्याएं भेजी जाती थी, तो उनको क्या है बचपन से ही धीरे धीरे मात्रा में क्या है विष दिया जाता था, और वो क्या है धीरे धीरे उनके शरीर के लिए सातम्य हो गया, तो जिस वजह से उनके शरीर में विषाक्त प्रभाव नहीं आया। मतलब उनके लिए विष जो है वो विष नहीं कहलाया। ठीक है, मतलब विषाक्त प्रभाव पॉइजनस इफेक्ट नहीं डाल रहा था, तो उनके लिए वो क्या है सातम्य हो जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, जो आपके ये बोल सकते हैं जो फॉरेन में रहने वाले होते हैं जैसे आइसलैंड वाले, ठीक है, उन लोगों को धूप में खड़ा कर दो, क्या हो जाता है, सनबर्न हो जाता है, क्योंकि उनके लिए धूप जो है वो सातम्य नहीं है। और वही चीज़ आप अफ्रीकन लोगों को खड़ा कर दो धूप में कितना देर के लिए, उन लोग धूप को सह सकते हैं क्योंकि उनके जो बॉडी है उसके लिए धूप सातम्य है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया है कि जो औषध अन्न आहार विहार देश निरंतर सेवन करने से उनके अनुकूल ये सुक्कर हो जाता है उसे सातम्य कहते हैं। मनुष्य
का जो सातम्य है वो 8 प्रकार का बताया गया है। पहला है प्रवर सातम्य, जिसको सर्वरस सातम्य कहते हैं। तो जैसे कि जो सर्वरस सातम्य होते हैं वो दूध हो गया, घृत हो गया, मांस रस हो गया, ये सातम्य होते हैं। एवं सभी रस सातम्य हो ऐसे पुरुष बलवान, कष्ट को सहन करने वाले तथा चिरंजीवी होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है प्रवर सातम्य में। मध्यम सातम्य में क्या बोला गया है, तो 2, 3 या 4 रस होते हैं। ठीक है, तो मध्यम सातम्य वाला जो व्यक्ति होता है उसमें 2, 3 या 4 रस होते हैं, मिलते जुलते पदार्थों का सेवन करते हैं, ऐसे पुरुष मध्यम बल वाले होते हैं। फिर मध्यम सातम्य के बाद में होता है अवर सातम्य, यानी कि एक रस सातम्य। तो रुक्ष सातम्य व किसी एक रस का सातम्य कहलाता है। तो इसे अपन रुक्ष सातम्य या किसी एक रस को सेवन करने के लिए सातम्य होते हैं। ऐसे पुरुष अल्प बल वाले होते हैं, कष्ट सहन करने में असमर्थ व अल्प आयु वाले होते हैं। तो ये क्या है, अवर सातम्य। फिर सत्व की परीक्षा के विषय में बात करते हैं। तो सत्व से तात्पर्य मन की शक्ति से। तो सत्व से तात्पर्य क्या है, मन की शक्ति है। तो बल भेद से सत्व जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। तो बल भेद से 3 प्रकार का सत्व बताया गया है, प्रवर सत्व, मध्यम सत्व और अवर सत्व। सत्व गुण प्रधान जो व्यक्ति होते हैं उसका उत्तम मनोबल से युक्त होता है। तो सत्व गुण प्रधान व्यक्ति होते हैं वो उत्तम मनोबल से युक्त होते हैं। रजोगुण प्रधान जो व्यक्ति होते हैं वो मध्यम मनोबल से युक्त होता है। और तमोगुण प्रधान जो व्यक्ति होता है वो दुर्बल मनोबल वाला होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं आहार शक्ति। नेक्स्ट जो आपका 8th नंबर का परीक्षा है वो है आहार शक्ति। तो जैसे अग्नि के ऊपर डिपेंड करेगी, तो यहाँ पे आपका आहार शक्ति में बोला गया है कि आहार शक्ति से रोगी की अग्नि की परीक्षा की जाती है। तो वही चीज बोला मैंने, तो आहार शक्ति से क्या है, रोगी की अग्नि की परीक्षा की जाती है। रोगी की आहार शक्ति का परीक्षण 2 प्रकार से अपन कर सकते हैं। कैसे करके, तो एक होता है आपका अभ्यवरण शक्ति और एक होता है आपका जरण शक्ति। तो इसको अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं, अभ्यवरण शक्ति और जरण शक्ति। अभ्यवरण शक्ति क्या होता है, तो भोजन करने की जो क्षमता होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, अभ्यवरण शक्ति कहते हैं। तो भोजन करने की क्षमता अभ्यवरण शक्ति है। जरण शक्ति किसको बोलते हैं, तो भोजन पाए जाने की जो क्षमता होती है वो क्या है, आपका जरण शक्ति। तो भोजन पाए जाने की जो क्षमता होती है वो जरण शक्ति कहलाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आहार शक्ति के विषय में बताया गया है। फिर बात करते हैं व्यायाम शक्ति। तो व्यायाम शक्ति में बोला गया है कि मनुष्य के कार्य करने की शक्ति को देख करके उसके व्यायाम शक्ति की परीक्षा की जाती है। तो मनुष्य का जो काम करता है उसके कार्य को देख करके उसके व्यायाम करने की जो शक्ति है उसकी परीक्षा की जाती है। और इसे शरीर का जो बल है उसका अनुमान होता है। तो इससे शरीर का जो बल है उसका अनुमान होता है। जैसे कि प्रवर व्यायाम शक्ति जो होते हैं, प्रवर व्यायाम शक्ति किसमें होता है, तो तीक्ष्ण वीर्य वाले जो औषध है उसमें होते हैं। मध्यम व्यायाम शक्ति जो होता है मध्यम वीर्य वाले औषध में होता है। और अवर व्यायाम शक्ति जो है वो मृदु वीर्य वाला जो औषध होते हैं उस उनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं व्यय परीक्षा। तो व्यय परीक्षा में बोला गया है कि काल के भिन्न प्रमाण के अनुसार शरीर की जो अवस्था होती है उसे व्यय कहते हैं। तो काल के भिन्न प्रमाण के अनुसार शरीर की जो अवस्था होती है उसे व्यय कहते हैं, यानी कि एज कहेंगे। आचार्य चरक ने व्यय को निम्न भागों में विभाजित किया है। प्रमुख रूप से 3 भाग हैं, बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था और जीर्ण अवस्था। बाल्यावस्था किसको बोलते हैं, तो जन्म से लेकर के 30 वर्ष तक का जो अवस्था होती है उसे बाल्यावस्था कहा जाता है। और इसमें कफ की प्रबलता होती है। मध्यम अवस्था किसे कहते हैं, तो 30 से लेकर के 60 वर्ष तक का जो अवस्था होता है उसे मध्यम अवस्था कहते हैं। इसमें पित्त की प्रबलता होती है। जीर्ण अवस्था किसको बोलते हैं, तो 61 से लेकर के 100 वर्ष तक का जो अवस्था होती है उसे जीर्ण अवस्था कहते हैं। और इसमें वात दोष की प्रबलता बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा बोला गया है वय परीक्षा द्वारा दोषों का ज्ञान, औषध व्यवस्था, मात्रा निर्धारण एवं पथ्य व अपथ्य का निर्धारण किया जाता है। तो वह परीक्षा के द्वारा जो दोष है उसका ज्ञान होता है, औषध की व्यवस्था, मात्रा का निर्धारण, पथ्य व अपथ्य का निर्धारण किया जाता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपका 10वीं परीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने यहाँ पे कवर किया। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।